जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबरों में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सियासी पारा यूं तो हमेशा ही चढ़ा रहता है, लेकिन एक अपराध एक ऐसा बिंदु है जो कोई भी राजनीतिक दल हो, जिसपे जिनकी जवाबदेही होती है वो उसमें डिफेंसिव होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, काफी ऑफेंसिव होते हैं, वो पूरी तरह से सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। चेहरे बदलते हैं, लेकिन जवाब सबका यही होता है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अपराधियों पे लगाम लगेगा, अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, बिल में से भी निकाल करके लेके आएंगे। ये वही सब चीजें होती हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि जब राजनीति होती है इस तरह से, तो स्थायी तंत्र कौन है? हमारे ब्यूरोक्रेसी या पुलिस का तंत्र जो काम करता है। हमें या तो भरोसा रखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं काम ठीक करेंगे, या फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीति क्यों ना करें? राजनीति के लिए महिला, किसान, अपराध, ये वो युवा, बेरोजगार, महंगाई, ऐसे बिंदु जिसमें अगर आंख मूंद के भी कोई बोलना शुरू करेगा तो आराम से 1 घंटे भाषण दे सकता है। खैर चलिए, जब सियासी दल हैं तो सियासत भी होगी ही। हमारे साथ अपराध के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बजरी माफियाओं की बात हो, चाहे पिछले दिनों जेसीबी से लटका के माफिया ने जिस तरह का कृत्य किया वो घटना हो। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, और भाजपा से अशोक सिंह जी हमारे साथ में हैं। मैं सर आपके पास में आना चाहूँगा। जोशी साहब, अपराध को लेके मुझे लगता है कि सैकड़ों हम डिबेट कांग्रेस के टाइम पे भी कर चुके हैं, जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, और अभी करीब 1.5 साल का वक्त निकल चुका है भजन लाल जी का। अभी भी जिस दिन चाहो उस दिन आप बहस कर सकते हैं, और होती भी हैं, अखबारों में समाचार भी आते हैं। क्या बदलाव महसूस करते हैं? चेहरे बदलते हैं या फिर मुद्दे वो का वही रहते हैं? देखिए योगेंद्र जी, अपराध रुकता कभी नहीं है जी, कम और ज्यादा हो जाता है, और अपराध की गंभीरता कम ज्यादा हो जाती है। देखिए, चाहे मान लीजिए आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराध कम होना बताया जाता है आंकड़ों में जी, लेकिन वो गंभीर प्रकृति के अपराधों में बढ़ोतरी है। गंभीर प्रकृति के अपराध माने एक तो साधारण मर्डर होता है, एक साधारण लूट होती है। अगर मान लीजिए लूट हुई और वो गए घर में और वैसे ही लूट करके ले गए, लेकिन जहर के इंजेक्शन ठोक दिए, वो लूट अलग हो गई। आप देखिए, लूट ले गए, औरत के पैरों में से कड़े काट लिए, लेकिन पैर काट के कड़े काटना ये ज्यादा अपराध हो गया। तो अपराधों की जो वो ग्रीवेंसेस होती है ना, गहराई, वो अगर बढ़ जाती है तो आप देखिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय को जेल से धमकियां दे रहे हैं तो ये गंभीरता बढ़ गई है। कुछ नहीं, लेकिन गंभीरता कितनी है कि मुख्यमंत्री को, इससे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ, उसी को धमकी दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को दे दी, फिर देने के बाद भी क्या हो रहा है? जेल से अपराधी निकल रहे हैं, एसएमएस की बजाय होटल में जा रहे हैं, होटल में वहां स्मैक मिल रही है, मोबाइल मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसलिए लेके आए थे। इसका मतलब ये है कि जेल से जो अपराध हो रहे हैं उसकी बाहर तक ये हवा है कि अगर मोबाइल देने जाएंगे तो जेल के अंदर चला जाएगा, स्मैक है तो चली जाएगी, गांजा है तो चला जाएगा। तो बात यह है कि अपराध को रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए सरकार को, और वो सरकार को कैसे उठाने चाहिए कि पुलिस के अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। अब जेल डीजी है, मान लो 4 बार मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं, और जेल डीजी उस जेल की दीवार से 50 कदम दूर बैठते हैं। अब मुझे बताइए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और उसके बाद में अपराधी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पुलिस वहां कर रही है, डॉक्टर अपनी मर्जी से चिट्ठे बना रहा है। अरे भाई, और आप बताइए वहां अजमेर में, रायपुर के अंदर, मतलब जो काम पहले पुलिस करती थी अपराधियों के साथ, जो हमने देखा है, वो काम आजकल अपराधी आम नागरिकों के साथ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, अजीतगढ़ में 12 पुलिस वालों को पब्लिक ने ठोका, और ऐसा ठोका कि सुबह 8 बजे उजाले में लेके आ पाए वो एसपी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या स्थितियां इस तरह की बदतर हो गई हैं कि आप देखिए, वहां डग चौमेला में देख लीजिए, गाड़ी से उतरा, गोली मार दी। कनवास में देख लीजिए, उदयपुर में देख लीजिए, मथुरा गेट भरतपुर में देख लीजिए। और रेत माफिया, आप देख रहे हैं रेत माफिया क्या कर रहा है। तो इसमें पुलिस वालों की भी वही हालत है। एक हेड कांस्टेबल है, वो जा रहा है, सिपाही जा रहा है, अरे सीआई जा रहा है, डिप्टी साहब, और वो सादे कपड़ों में सादी गाड़ी लेकर के, और वो बंदी के लिए जा रहे हैं, अभी सस्पेंड हो गए। बताए, मेरा ये कहना है कि ये देखिए, किसी को भी पुलिस को अपनी गोद में नहीं बिठाना चाहिए। बिल्कुल। ये पुलिस पहले कांग्रेस शासन में तो यही थे, और यही पुलिस बीजेपी के शासन में। ठोक के स्वीकारोक्ति करनी चाहिए, और ठोक के इन अधिकारियों को कहना चाहिए कि दोबारा अगर तुम्हारे इलाके में इस प्रकार की हरकत हो गई, जेल से अगर इस तरह की हरकत हो गई, तो तुम्हारा नंबर फिर जेल में तुम्हारा इसी तरह से हालत होगी।
जब तक इस प्रकार से सख्ती ये नहीं बदलेंगे, ये कहेंगे नहीं साहब हमने ये खोल दिया, अब जैसे कह दिए, अब गहलोत जी के शासनकाल में अपराध बढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा फ्री रजिस्ट्रेशन हटाओ। अब फ्री रजिस्ट्रेशन को किसने देखा, किसने नहीं देखा। अब ये कह रहे हैं हमारे यहां अपराध कम हो गए। तो भाई जो बीएनएस बनी है उसके अंदर 7 साल से कम की जो सजा है उसमें अपराध दर्ज ही नहीं करते हैं, कंप्लेंट दर्ज होती है तो आप अपराध तो वैसे ही कम हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि कई तो राजीनामा करके घर चले जाते हैं, कई क्या कर जाते हैं, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की है 7 साल से कम, लेकिन पहले दर्ज होती थी, अब यह स्थिति है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, अब बजरी माफिया को देखो आप क्या हालत हो रही है। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी के बस की नहीं होती साहब। योगेंद्र जी, राजनीतिक संरक्षण होता है तभी ये लोग दादागिरी करते हैं, तभी ये क्रेन में बांध के उल्टा लटका के ठोकते हैं। अगर पुलिस इस तरह से सख्ती करने लग जाएगी तब जाकर के भजनलाल जी का नाम होगा, तब जाके बीजेपी का राज होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि हम अगर किसी चीज को तो कमजोरी को छुपाने का प्रयास करें कि नहीं साहब हमने पकड़ लिया, ये 1.5 साल पहले भी होता था जेल में, हमने पकड़ लिया इसलिए। अरे पकड़ क्या लिया, एडिशनल एसपी घूस खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं एंटी करप्शन ब्यूरो में बंदियां लेते आ रहे हैं। मुझे जब का पता, जब मैं 90 में एंटी करप्शन में गया था, तो खान विभाग से लेते हैं, आरटीओ डीटीओ से लेते हैं, जो भी ऐसे विभाग हैं उनसे बंदी लेते हैं। कोई कम ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है। अब वो पकड़ में आ गए तो साहब हमने पकड़ा। अरे पकड़ क्या लिए, अभी खूब जाके देखो, अभी दुनिया भर की खींच रहे हैं। ये थाने वालों से ज्यादा स्थिति खराब है। कुल मिला के कहना है कि आंकड़े कम हो रहे होंगे, सरकारी दावा है, लेकिन महसूस होना चाहिए कि हाँ तंत्र में बदलाव आया है। ये तभी होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री थे और उन्होंने बड़ी पीड़ा भी जाहिर की थी कि मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूं। खुद ने स्वीकार किया था, मुझे नहीं लगता कि अब कोई नेता स्वीकार भी करे, कि डिजायर कल्चर पुलिस में बंद होना चाहिए और पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। और पुलिस पूरी तरह से, उनकी भी अपनी जो भी मजबूरी रही होगी, लेकिन वो इस बात को मानते थे कि पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मुझे लगता है कि अपराध के खिलाफ वही तंत्र डेवलप होना चाहिए, केवल डिजायर कल्चर से नहीं, अपने आकाओं के लिए वो जी जूरी नहीं करें। वो होना ही चाहिए कि हाँ बिल्कुल जुलूस नहीं, हालत ही बदल देंगे, वो खौफ होना चाहिए। जैसे कहा भी जाता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। स्लोगन तो तभी सार्थक होगा। मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूँगा। गहलोत साहब ट्वीट कर रहे हैं कि अब कब तक सहेगा राजस्थान, अपराध कम हुए हैं, ये सरकार का दावा है। और अपराधी गंभीर किस्म के अगर अपराध करते भी हैं तो पकड़े जा रहे हैं। ये सरकार का कहना है कि अपराध हो रहे हैं, हम इसे खारिज नहीं करते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि अपराधियों को हम बिल में से भी निकाल के ले आते हैं। सरकार के आंकड़ों पे तो मैं एक यही बात कहूँगा कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। ये सारे जो आंकड़े हैं ये सारे किताबों में दर्ज हैं और इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। और बजरी माफिया का आलम तो ये है कि आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को जांच दी, उसके बाद जब सीबीआई से पूछा तो सीबीआई ने बोला कि हमको राज्य सरकार जो है वो मदद नहीं कर रही है जांच के अंदर। ये कोर्ट के अंदर सीबीआई ने बोला था। आपको ध्यान होगा अपने देश के उपराष्ट्रपति जब राजस्थान के दौरे पे आए थे तो क्या कहा था कि अवैध बजरी का जो खेल चल रहा है, जो खनन चल रहा है, वो दिल्ली, जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक हर किसी को पता है। इन्हीं के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ये कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए की बजरी प्रतिदिन खनन हो रही है और जो खनन माफिया है उसको ले जा रहा है। 16/5 मतलब 16 मई की खबर है कि अवैध खनन रुकवाने गए डिप्टी एसपी की प्राइवेट गाड़ी जला दी। तो आप बताइए, जब डिप्टी एसपी सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? और महिलाओं के खिलाफ तो आप अगर अपराधों की बात ना करें तो वही अच्छा है, क्योंकि सही आपने एक बात जो कही थी वो बिल्कुल सही है कि जो 23 में बोला था कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो अब सब कुछ सहने के लिए विवश हो चुका है राजस्थान। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के अगर दर्ज मामलों की बात करूं तो दुष्कर्म के साथ हत्या के 38 मामले दर्ज हुए, महिला उत्पीड़न के 10,589, छेड़छाड़ के 11,313, अपहरण के 5,326, दुष्कर्म जो बालिग हैं उनके 4,872 और दुष्कर्म नाबालिग के 1,610 मामले दर्ज हुए। लेकिन ये तुलनात्मक अगर करें तो गवर्नमेंट का दावा है कि कम हुए हैं। अब मैं तुलनात्मक बता देता हूं आपको। दुष्कर्म नाबालिग जो इनके हिसाब से भी, वैसे तो जोशी जी बता रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो रही, लेकिन इनके हिसाब से भी अगर तुलनात्मक चलेंगे
तो दुष्कर्म नाबालिग के आंकड़ों में 10% की वृद्धि हुई है पिछले साल से। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ये बोल रहे हैं कि हम बिल में से निकाल के ला रहे हैं। अरे रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। 13 फरवरी 2024 की खबर है कि 28 दिन बाद भी आरोपी खुला घूम रहा, टंकी पर चढ़ी दुष्कर्म पीड़िता। तो न्याय मिलने के लिए दुष्कर्म पीड़िता को पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ गया। इसी साल फरवरी की फिर 2 साल की घटना है कि न्याय के लिए दुष्कर्म पीड़िता को मोबाइल टावर पे चढ़ना पड़ा। आपको ध्यान होगा, भरतपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पे रेप पीड़िता को न्याय की गुहार लगाते हुए आत्महत्या करनी पड़ गई थी, क्योंकि उसको जो रेप करने वाले थे वो परेशान कर रहे थे। तो मुझे लगता है, और आज भी आप जब आंकड़े आते हैं, हर महीने जब आंकड़े आते हैं तो पता लगता है सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से हो रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री चुन करके आए। जब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र सांगानेरी सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है पूरे राजस्थान की बात करना बिल्कुल बेमानी है। अपराध बेलगाम हो चुके हैं। अवैध बजरी खनन को माफियों की बात कर लें, हम रेप की बात कर लें, किसी भी चीज की, आपको ध्यान होगा एक केस बहुत तेजी से उछला था 18 फरवरी 2025 को कि 6 बच्चियों को ब्लैकमेल कर देश शोषण, धर्म बदलने का भी दबाव था, 5 लोग। उसमें अब क्या है, कोई काम ही नहीं हुआ उसके अंदर। उसके बाद अब कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से केस दर्ज कर रहे हैं। एक मुद्दा इन्होंने उठाया था, आपको ध्यान होगा कि कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। आज 1.5 साल से इनकी सरकार है, फास्ट ट्रैक क्यों नहीं करते? ना एनआईए फास्ट ट्रैक कर रही है, ना राजस्थान की सरकार उसके अंदर दखल दे रही है। और पिछली बार आपको ध्यान होगा, अभी सितंबर 2024 के अंदर तो एक आरोपी को जमानत दे दी थी कोर्ट ने, क्योंकि एनआईए उसके अंदर पैरवी नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से विफल है और अब सब कुछ सहने के लिए विवश हो चुका है राजस्थान। अशोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं प्रतीक सिंह जी, और अभी जोशी साहब का कहना है, जो बिल्कुल बेबाक और मैं कह सकता हूं कि एकदम न्यूट्रल, उनका किसी से लाग लपेट नहीं। उनका कहना है कि एक एहसास होना चाहिए पुलिसिंग का, और पुलिस है हमारे यहाँ पे, लेकिन राजनीतिकरण अपराधियों का और पुलिस का होगा तो फिर उसके परिणाम नहीं आ सकते। जहाँ तक प्रतीक जी ने कहा कि आंकड़े झूठे हो सकते, किताब के लिखे हुए हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़े पीएचक्यू द्वारा या पुलिस के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा दिए जाते हैं, जो आपकी सरकार में भी दिए जाते थे। मतलब उन आंकड़ों को आप झूठा बताओ और फिर कहो कि साहब ये अपराध का कम होना ये दर्शित करता है, जो जोशी जी ने भी बताया। और इस चीज़ को तो ये खुद भी मान रहे हैं कि आंकड़े में दिख रहा है कि अपराध कम हुए हैं। तो इस सरकार की 1.5 साल के अंदर देखें तो एक आंकड़े की बात है। दूसरी आती है महिलाओं का, और इन्होंने महिलाओं के कई उदाहरण बताए। सही बात है कि कोई घटनाएं होती हैं, उसकी चर्चाएं होती है, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी चर्चाएं होती है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, कांग्रेस के समय जो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार थी, दुष्कर्म पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने के, अलवर का मैटर था, आपको खूब हुआ उसके अंदर। कब एफआईआर दर्ज होती है उसकी? जब चुनाव खत्म होने के बाद में 4 दिन से वो सबके पास जाती है, एसएचओ आगे के अधिकारी उनके पास जाते हैं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि नहीं, चुनाव में अपने छवि खराब हो जाएगी तो आप एफआईआर मत दर्ज कीजिए। इससे बड़ा कोई उदाहरण को मिल नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण की बात आती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आंकड़ों में कहा कि साहब इस प्रकार के आंकड़े कम हुए हैं, वैसे प्रकार के आंकड़े कम हुए हैं। किसी महिला को जाकर के आपको कोई अपवाद स्वरूप मिल सकता है। कोई महिला ये नहीं कह सकती कि मेरी किसी के खिलाफ मैंने इंडिविजुअल किसी का गैंगरेप हुआ हो या कोई नाबालिग बच्ची हो, उसका किसी एसओचओ ने या उससे वो दर्ज नहीं करा तो उसी के बड़े अधिकारी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। जो जहां तक बजरी माफियाओं की बात करी इन्होंने, बजरी माफियाओं के जैसे ही जनवरी 2024 में, आप बताइए, बताऊँ आपको, 2000 जनवरी से ही हमने कहा कि सरकार ने कहा, भजनलाल जी की सरकार ने कहा कि स्पेशल रूप से अभियान चलना चाहिए। और उस अभियान के द्वारा 5 विभाग हैं, आपके खनन है, परिवहन है, वन विभाग है और स्थानीय इकाइयां हैं, इनके द्वारा गठित की गई और टास्क फोर्स दिया गया कि आपको बार बार में इनको जाकर के चेक करना है। चेक करोगे तो ये पता पड़ेगा कि किस क्षेत्र के अंदर अवैध खनन हो रहा है, उसका अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध रूप से उनका भंडारण किया जा रहा है, चाहे वो सड़कों पर किया जा रहा हो या कहीं किया जा रहा हो। अशोक जी, सवाल ये है कि अपराध को लेकर के ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बहुत
जैसे पहले दूसरे राज्यों का जिक्र करते थे कि संगठित अपराध गिरोह बिल्कुल आए दिन वैसी घटनाएं करें, उससे हम बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अगर बात करें तो हमारे नॉर्थ राजस्थान के अंदर आप चले जाइए, भिवाड़ी जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री का हब है, वहाँ छोटी छोटी गैंग पनप गई हैं। उनको कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, उनका पता नहीं क्या किसका संरक्षण है, पुलिस पकड़ती भी है उनको। और आज से नहीं, वर्षों से हफ्ता वसूली करना, छोटे मोटे व्यापारियों को धमकाना, ये किस्सा आज भी जारी है, आज के दिन में भी जारी है। अगर कोई दावा करे कि नहीं 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 झूठ बात है, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं बता दूं कि फलानी जगह उससे ये पैसे मांग रहे हैं, वहाँ पे आए दिन बातें आती हैं वहाँ से सामने। तो ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, अपराध पे राजनीति होनी चाहिए, लेकिन तंत्र तो वही है, तो या तो उसको मजबूत करिए। क्या बदलाव कर सकते हैं? 5 साल बाद में सरकारें बदल जाती हैं तो पूरा सिस्टम भी हम बदल डालेंगे। योगेंद्र जी, एक और बात बताऊं आपको, यदि एनडीपीएस के मादक पदार्थ की जो तस्करियां जो होती थी, अदर स्टेट से आती थी यहाँ, या उसका प्रोडक्शन किया जाता था, उसके अंदर आप देख लीजिए हमने टास्क फोर्स बनाया और उसके अंदर भी आंकड़े कम आए हैं कि राजस्थान के अंदर नहीं हो रहे। जहाँ तक बाल तस्करी होती थी और बच्चियों को लेके जाते थे, उसमें भी कमियाँ आई हैं। जहाँ तक पुलिस का अनुसंधान जो होता था, उस अनुसंधान को कैसे त्वरित रूप से किया जाए और लोगों को सही रूप से जो मुलजिम है उसको मुलजिम बनाकर उसके चालान पेश किया जाए, वो जो दिन का था वो दिन का कम करने का काम किया है। मतलब आपका कहना है कि आप लोग चालान का जो टाइम पीरियड था आपने कम कर दिया, कम कर दिया। एक साइबर अपराध का बात करूंगा आपको, साइबर अपराध में से भरतपुर हो, उस क्षेत्र में कितना था अपराध था, उसको कम करने का इस सरकार ने प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। क्योंकि 5 साल के अंदर बाकायदा ये था कि लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और उनकी गाड़ी कमाई को किस प्रकार से उसका ट्रांजैक्शन होता था और उनको हाथ कुछ नहीं लगता था, उसकी पहचान किया, टास्क फोर्स बनाई गई है। तो ये भी एक एप्रिशिएटेबल काम है इस सरकार का, भजन लाल जी की सरकार का। जहां तक मैं कहूं कि बद्री माफियाओं का प्रकरण दर्ज होना, एफआईआर दर्ज होना, वाहनों को जब्त करना, जब्त करने के बाद उनसे शास्त्रीय वसूली की कार्रवाई करना, चाहे मशीनरी के माध्यम या कोर्ट के माध्यम से की जाती है, जो मशीनरी का जब्त की जाती है। एक हमने कहा कि भरतपुर के क्षेत्र में ज्यादा ये अवैध खनन होता है तो उसको होमगार्ड को भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास में और भी कई तंत्र होते हैं और काम होते हैं जिसकी योजना का आज भरतपुर के अंदर आप देखेंगे कम से कम आपको मिलेगा अवैध खनन हो रहा है। इनके पहले आपने देखा कि संत ने आत्मदाह किया, साथ साथ भाजपा की सांसद थी, उसके ऊपर उस समय हमला किया गया। वो बद्री को अवैध खनन को रोकने के लिए कह रही थी कि नहीं, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। तो ये तंत्र के अंदर सुरक्षित कौन नहीं थे? जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं था, संत सुरक्षित नहीं थे। बंसी पहाड़पुर की जो बात कर रहे हैं पत्थर की, तो अशोक जी वहां खनन बंद है, अभी कहा जा सकता है ये कि वहां नहीं? मैं बताऊं आपको, खनन नहीं हो रहा, इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूँ, इलीगल की बात कर रहा हूं, नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा तो माना जा सकता है ये? नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, सपोज करो कि एक तो लीगल है, मैं मान लीगल के अंदर बजरी भी अगर कोई मान लो अवैध कर रहे हैं, सर बजरी भी आ रही है तो बजरी ऐसा नहीं है कि सारी इलीगल ही आ रही है, बजरी लीगल भी आ रही है, लीगल भी आ रही है। लेकिन एक तो है कि लीगल के पास में उसको दे नहीं रखा, उससे अवैध कर रहे हो आप, और बिना राजस्व दिए आप उसको वाहन को लेके जा रहे हो और खनन कर रहे हो उस वाहन के माध्यम से। 2024-25 का एक मैं आंकड़ा बता दूंगा आपको, 24-25 के मुकाबले 2024-25-26 में हमने लक्ष्य बढ़ाया कि इतना हमारा 12,900 करोड़ रुपए लक्ष्य आ जाना चाहिए। जो 24-25 के अंदर 23% यदि वृद्धि होती है तो राजस्व का लक्ष्य प्राप्त हुआ। राजस्व के लक्ष्य प्राप्त होने से वो कई चीजों में काम में आती है, जो सरकार की योजनाएं होती है और उन चीजों में काम आता है। लक्ष्य प्राप्त यदि आप 23% से ऊपर कर रहे हो तो मतलब ये है कि आपकी घटनाएं होती है वो कम है बनिस्बत पहले की सरकार से। चलिए मैं जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सरकार का दावा है कि साइबर क्राइम कम हुआ, इलीगल जो चल रहा था सब कुछ उसको भी हमने कम किया है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अपराधियों में जो भय होना चाहिए, 2 दिन पहले की घटना है कि उल्टा करके किस तरह से लटका रहे हैं। बहुत सारे केस भी आते हैं कि पुलिस किसी के जुलूस निकालती है, किसी के कपड़े फाड़ के निकालती है, किसी के मुठभेड़ में घुटने के नीचे गोली लग जाती है, कोई टांग तोड़ा बैठता ऊपर से कूदने में, उनके सबके जुलूस में निकलते हैं, आए दिन देखते हैं। और अपराधियों में ये होना भी चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यही होगा। तो ऐसा क्या है कि अपराधियों में उस तरह का भय नहीं हो पा रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ वे आए दिन कभी जुलूस निकल रहे हैं, कभी किसी की टांग टूटी हुई है, लंगड़ाता हुआ चल रहा है, फिर भी लेकिन अपराधियों में खौफ नहीं है। खौफ नहीं है ये शब्द मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो स्ट्री सीटर जेसीबी में उल्टा लटका करके ड्राइवर को जो मार रहा है, अगर उसको इस बात का एहसास होता
कि मेरा अंजाम भी यही होगा, और वाकई भी यही किया। गांव में घुमाया गया उसको, जहां उसकी धौंस और दादागिरी चलती थी, उसी गांव में घुमाया पुलिस ने। तो क्या है कारण? क्योंकि ये तंत्र तो स्थायी है, बदमाश भी है और पुलिस भी है, तो इनमें खौफ क्यों नहीं पैदा हो पाता है? पुलिस तो यही कर सकती है, पकड़ सकती है, उसका जुलूस निकाल सकती है और उसको भी उल्टा लटका सकती है। देखिए, जब राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त करके पुलिस अपराधी पुलिस तक पहुंच जाता है, राजनीतिक आशीर्वाद से पुलिस तक पहुंच जाता है, तो वो तो डरता नहीं जी। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप करता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। अब आप देखिए, जैसे जोधपुर की घटना घटी है, तो इसके अंदर ये जो कांस्टेबल जा रहे हैं, हेड कांस्टेबल जा रहे हैं, जिस कांस्टेबल के ऊपर चढ़ा दी उसने, ये सारी अवैध बजरी है, जितनी भी अवैध बजरी है। और अवैध बजरी के लिए सरकार ने कानून बना रखा है कि आप अकेले दुकेले नहीं जाएंगे, आप उसके लिए क्या एक टीम गठित करेंगे, जिसमें खनन विभाग होगा, आप होंगे, पुलिस होगी, वन विभाग होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें इसको छोड़ करके जब ये चौथ वसूली करने के लिए अकेले दुकेले चले जाते हैं, अब जैसे DYSP है, वहां चले गए वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में, क्या जरूरत थी भाई प्राइवेट गाड़ी में जाने की? अब गए तो क्या नतीजा निकला वहां? और फिर सामने आ गई बात कि बंदी बढ़ाने के लिए गए थे, जब सस्पेंड किया, CI को भी कर दिया, उनको भी कर दिया। तो कारण यह है कि डर जो होता है ना सरकार का, सरकार के जो नेता जो शासन करते हैं, उनके डर से पुलिस सतर्क रहती है, और जब पुलिस सतर्क हो जाती है तो इस प्रकार के जो चौथ वसूली करने वाले हैं ये अपने आप शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि नहीं हमारा तो MLA, हमारे उनसे फोटो खिंचा लिया, आप देखें दुनिया भर के फोटो खिंचे रहते हैं एक दूसरे से, तो फोटो खिंचा लिए, मैं उनके साथ उठता बैठता हूं, वो आगे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस तरह की हरकत करने से क्या होता है, इन लोगों के भाव बढ़ जाते हैं। अब कोटा की एक घटना है जिसके अंदर पहले एक SP थे, वहां उन्होंने एक सिपाही को रेत बजरी माफियाओं का ध्यान चौकीदारी करने के लिए एक थाने से दूसरे थाने पर उन्होंने उसको मुंह जवानी आदेश से भेज दिया। अब वो वहां मुंह जवानी आदेश से रेतों के जो ट्रक जा रहे हैं उनका वो हिसाब किताब SP को भेजते थे। अभी क्या हुआ, एक CI ने उसको मैसेज दिया, ये है रिकॉर्ड में, कि इन ट्रकों का ध्यान रखना, इन ट्रकों का ध्यान रखना। बताइए आप, जब वो मैसेज दिए और वो करता रहा वो काम, SP बदल गए, नए SP आ गए, तो पता चला कि सिपाही बिना रोजनामचे में रवानगी के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के एक थाने से दूसरे थाने जा रहा है, रेत की रखवाली कर रहा है। तो वहां एक चौकी है, उसका हेड कांस्टेबल, सिपाही, उन तीनों को मिला के सस्पेंड कर दिया, 17 के नोटिस दे दिए, 16 की डी खोल दी। अब वो यूं कह रहे हैं कि हमको यहां से SP के आदेश से एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया। भाई मेरी क्या गलती है, मुझे भेजा, और ये देखो मेरे पास मैसेज, CI के मैसेज हैं। तो ये चीज जांच में अभी चल रही है, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूं कि ये ऐसे लोग ऊपर तक पकड़ने में आते हैं, ऊपर तक जोर रखते हैं, और इसी वजह से ये नीचे वालों को कुछ नहीं समझते, इनको कुचल देते हैं। और ये क्या करते हैं, थोड़े से लालच के पीछे वहां ट्रकों के सामने खड़े हो जाएंगे। अब वो प्रतापाराम जो जोधपुर के अंदर क्या हुआ, वो जो बजरी माफिया है उसकी गाड़ी है बोलेरो, उसको रोक रहा है, और रोक कैसे रहा है, उसका आगे आ गया और सादे कपड़ों में तो ठोक लिया, वो तो लगी नहीं उसके, तो अच्छा हुआ। मैं ट्रैफिक में रहा हूं, सिपाही ट्रक को जाने नहीं देता, लूम जाते हैं खिड़की के, उसके आगे आ जाएंगे। तो ये जितनी घटनाएं होती है ना, ये लोभ और लालच की घटनाएं हैं, ये शासन करने की घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और ऐसा चलता रहेगा तो एक मैसेज अपराधियों में जा ही नहीं सकता। आप देखना, ये अब आप अगली बार देख लीजिए, अभी तक तो क्रेन के लटका के उस अपराधी ने उनको ही ठोका है। अगर किसी दिन भाव बढ़ गए तो ये अपराधी पुलिस को भी ऐसे लटका के ठोकेंगे। क्योंकि आप देखते हैं वहां सीकर के अंदर कैसे मारा, 12 पुलिस वालों को ठोका वहां गांव वालों ने, और निकलने और नहीं दिया, सुबह SP है लेने। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लेको ना सिस्टम का, अगर अपराधियों को लगता है कि मेरा बचने का रास्ता ये यही बचा देंगे, तो इससे अपराध कारित होता है। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं प्रतीक सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतीक जी, आप राजनीतिक दल में बाद में गए होंगे, समाज के पहले हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली चीजें और खुलासे सामने आते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो केवल बस ये राजनीति की खो खो खेलते रहेंगे कि वास्तव में कुछ लगाम का कोई पैरामीटर भी हमारे पास में होना चाहिए? निश्चित तौर पे, जैसा जोशी जी ने भी कहा, और ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि बिना किसी ऊपर के आदमी के आशीर्वाद के ऐसा नहीं होता। और हमने पिछले दिनों देखा था कि अविनाश गहलोत जब नागौर जाते हैं तो वो अधिकारियों कहते हैं कि बजरी माफिया वालों को या अवैध खनन वालों को मत पकड़ो, उनको इतनी महंगी पड़ती है तो उनको पकड़ो मत। ये तो सबके सामने आया था वीडियो। अभी शेखावत जी कह रहे थे कि हमने कार्रवाई बहुत सारी कर ली और कोई ऐसा केस
सामने नहीं आया, कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो मैं आपको बता रहा था पिछले साल की कि 28 दिन बाद भी आरोपी खुली घूम रहा, तो उसके अंदर वो दुष्कर्म पीड़िता कह ही रही है कि 28 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, और आरोपी उल्टा और पुलिस राजीनामे के लिए बार बार मुझे प्रेशराइज कर रही है। दौसा के अंदर जो रेप पीड़िता ने सुसाइड की थी, उसने भी यही कहा था कि मेरे कंप्लेंट करने के बावजूद भी जो आरोपी हैं वो मुझे बार बार तंग करते हैं, मेरे घर आ जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तीसरी बात यहां कही गई कि जो साइबर अपराध है वो कम हो गया, तो ये इतने फेक डेटा है जिसकी कोई हद नहीं है। 6/9/2024 की खबर है, उस खबर को जो ट्वीट किया हुआ है वो राहुल प्रकाश जी ने किया हुआ है। उसमें वो लिखते हैं कि बैंकिंग और मोबाइल सिम देने की व्यवस्था के विषय में तत्काल कुछ निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। और वो खबर क्या है ये सुनिए। मेवात की साइबर ठगी, सिर्फ 4 महीने में 78 गैंग ने ठग लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपए, सिर्फ 4 महीने में। मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर 2024 में 4 महीने में। तो ये राहुल प्रकाश जी ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगा या तो शेखावत जी ने देखा नहीं, या जो मुख्यमंत्री जी है वो नहीं देख रहे। मुझे लग रहा है ये सिर्फ बरगलाने की जो बात है वो हो रही है। नहीं, एक इनका और ये कहना था, प्रतीक जी, इनका कहना था कि मेवात बेल्ट के अंदर जो साइबर ठग थे, अभी भी पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी के दरमियान पहलगांव की घटना के बाद, माफ करिएगा, एनआई की टीम ने छापा मारा। हाँ, वो बात एक अलग है कि जो पकड़ने आए थे वो गायब था और उसके चेले चाटी उठा करके लेके चले गए। हर महीने की ना अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो 400% की वृद्धि है साइबर ठगी के अंदर। 400% की ठगी। मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, इनका कहना है कि हमने उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की, छापा डाल करके। हर महीने 400% की वृद्धि है, हर महीने। आप डेटा उठा करके एक और समय कम है, जवाब ही नहीं आ पाएगा, समय कम है, जवाब जी। एफआईआर दर्ज की बात है, एक तो दौसा का बताया, एक और उदाहरण बताया। पहले मैंने आपको उदाहरण बताया कि एफआईआर दर्ज नहीं होना और भटकना, यहाँ एफआईआर दर्ज है। इनका ये था कि पुलिस वालों की लापरवाही से या किसी कारण से उन्होंने उसे अनुसंधान नहीं किया, ये नहीं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरा बताया कि बैंकिंग का, बैंकिंग के अंदर आप देखेंगे किसी सिम है, 3 लाख से अधिक सिम है उनको ब्लॉक किया गया। जो सिम लेके आए थे उन पर 3 लाख की इन्वेस्टिगेशन करना, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करना 3 लाख से ऊपर की कोई चैलेंजेस कम नहीं है किसी का। आप यदि किसी को भाई आप सुन रहे हो ना, आप ये देखिए, यदि मैं डाटा की बात कर रहा हूँ आपको, यदि आप वर्तमान आप देखो, पहले साइबर अपराध था मेवात एरिया में, उससे कम किया नहीं किया। आप तो ये देखिए कि उस समय कितना था, जो कांग्रेस के राज के अंदर आपके भैंस चोरियां हो जाती थी, साइबर के अलावा उस एरिया में भैंस चोरियां हो जाती थी, लोग ले जाके लेके चल जाते, रात को आप खड़ा नहीं कर पाते थे, अपने पशु को यदि बांध दे देते थे। क्या कर रहा है ये आईपीएस अधिकारी ये बोल रहा है कि सिम देने की व्यवस्था में तत्काल कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए। तो 3 लाख तो ये आईपीएस अधिकारी जो करिए ना। और दूसरी व्यवस्था कैसी है, मैं बताऊं, व्यवस्था तो आप सबको पता है कैसी व्यवस्था थी। लोकसभा चुनाव आपने क्या किया, किसके पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं करी। और दूसरा इन्होंने कहा कि कन्हैया लाल वाला उदाहरण दिया। कन्हैया लाल के उदाहरण के अंदर आपने क्या राजनीति करने की कोशिश करी। यदि कन्हैया लाल को आप प्रोटेक्शन देते, उनको उपलब्ध करवाते, तो क्या होता, उसकी लिखित शिकायत के आधार के ऊपर, लिखित शिकायत को भी आपने इग्नोर किया। आपके लिखित अरे पकड़ते ना, कौन मना करता है, मना कौन कर रहा है आपको? आप उसमें राजनीति कर रहे थे। जिसने आपको लिखित रूप में कन्हैया लाल ने लिखित रूप में शिकायत की कि मुझे इन लोगों से खतरा है, इन लोगों से खतरा है, इन लोगों को आपने पकड़ा क्यों, डिटेन क्यों किया? जिसमें इसको भी पकड़ लेते, कौन मना करता है आपको? आपने पकड़ा नहीं, आप उसको पकड़ लेते तो ये घटनाएं घटित नहीं होती। और कन्हैया लाल हमारे समक्ष होता है आज, तो ये सबसे बड़ा फेलियर, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? कन्हैया लाल को आज हमारे बीच में होता ना। दूसरा, मैं ये कौन था, ये पता है क्या आपको? आपके कार्यकर्ता अरे है तो पकड़ो, कौन मना करता है? यदि कोई अपराधी होगा, आप कोई अपराधी होगा, किसी फोटो कहीं खिंचाएगा तो अपराधी रहेगा, किसी का भी, कोई किसी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस का हो, क्यों नहीं चढ़ा रहे? कौन मना करते? फांसी का कोई प्रावधान है किसी खड़े होने से, पीछे होने से? एनआईए क्यों नहीं करता? अच्छा, एनआई की बात करूं आपको, एनआई की आपने जांच देखी? एनआई की जांच कैसे? 1.5 साल हो गया, प्रोसिक्यूशन कैसे होता है? मैंने आपने और जहां तक अभी तक जांच किसकी, आप मैं बताऊं, एक छोटा सा बता दूं आपको।
पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मैंने पार्ट बताया, उसके बाद में कैदियों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके सामने यह दिखाना ये कौन कौन सा गवाह है, उसमें यदि सरकार ने उपलब्धि हासिल करी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्थापित किया है, और उसके आधार पर में 18% से अधिक, मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, 18% से अधिक यदि सजाएं लोगों को हो जाती है। अशोक जी, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और बड़ा स्लोगन दिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कब तक सहेगा राजस्थान। ये कांग्रेस आने वाले दिनों में कैंपेन भी चला सकती है, जो स्लोगन आप लोगों ने दिया था उसी को काउंटर करते हुए। यहाँ इन लोगों का आरोप है कि चले हमारे समय ये जो हुआ तो जनता ने हमें साइड में बैठा दिया, लेकिन आपके टाइम भी कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि अपराधियों में कोई बहुत बड़ा खौफ और घटनाओं को करने से पहले सोच रहे हो। को रोकना चाहिए, अपराध होने के बाद में तुरंत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें यदि पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, कोई भी किसी प्रकार का एविडेंस क्लू आता है, फैक्ट्स आता है, उस आधार पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी आधार पर कोई भी आए और कोई आ रही है तो कार्रवाई। अब आप चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है सर, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, खास खबर में अपराध एक ऐसा मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दल इसमें जमकर अपनी गोटियां सेट करते हैं, उस पर रोटियां सेकते हैं, लेकिन कम कैसे हो उसका मैकेनिज्म भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें कोशिश नहीं करती, बिल्कुल कर रही होंगी, लेकिन आज भी अपराध उसी तरह से है कि जो बेखौफ जिस तरह से घूमते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार नहीं कर रही है, पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस टांगे भी तोड़ रही है, पुलिस उनके जुलूस भी निकाल रही है, जहां उनका खौफ है उन्हें जनता के सामने घुमा भी रहे हैं कि देखिए कल तक जो तुम्हारे सामने सीना यूं करके डरा रहा था आज घुटनों पे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हम दिखाते भी हैं। लेकिन खौफ क्यों नहीं है, ये राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्या है कि अपराधी डरते नहीं हैं। मुझे लगता है कि तब ये सार्थकता होगी स्लोगन की भी, और बदलाव दिखाई देना चाहिए। आप चाहे साइबर ठगों को पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन एक आम चर्चा हो, जैसे जोशी जी ने कहा कि जो एक मैसेज जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। या तो अगर वास्तव में राजनीतिक संरक्षण है अपराधियों को तो उसको खत्म करना चाहिए, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें वैसे ही होंगी। और एक रोज़ पब्लिक भाषण देने से पहले भी पूछिए कि इस टॉपिक पे बंद अगर आप चर्चा नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।